साथियों एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में। तो साथियों यहाँ पे आपको दिख रहा है टाइटल उत्तराखंड प्रवक्ता लेक्चर स्क्रीनिंग परीक्षा 2015। तो दोस्तों हमने इससे पहले हमने 65 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, थंबनेल आप देख लेना है। अब हम जानेंगे 66 से लेकर 100 क्वेश्चन तक। साथियों आपको वीडियो में पूरा बने रहना है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते रहते हैं। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 66 वाला, उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है उसे 2005 में विश्व विरासत का दर्जा दिया गया है। फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित है। और फूलों की घाटी से कौन सी नदी बहती है? तो पुष्पावती नदी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि स्थानीय स्वशासन प्रणाली में उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण स्वीकृत किया है? तो साथियों हमारे जो उस समय मुख्यमंत्री थे लगभग 2008 में भुवन चंद खंडूड़ी जी ने तो पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% स्थान आरक्षित करने पर विधेयक पास किया था। तो भुवन चंद खंडूड़ी बीजेपी सरकार ने पंचायतों में जो महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। भाग क और भाग ख एक तरह चरियो चरियो फली धगुला हो गए, घगुला तुल, इनको मैच करना है। तो साथियों चरियो कहाँ डालते हैं? आप सभी को पता है चरियो डालते हैं नाक में, तो फोर्थ हो जाएगा। चरियो नाक में डालते हैं पहले का चौथा। चरियो डालते हैं साथियों आपका गले में, गला आपको याद रखना है। और फली डालते हैं आपका फली डालते हैं आपका नाक में, चरियो गले में। और घगुला कह रहा है साथियों, ये डालते हैं आपका धागुल हाथ में। और तुगियल डालते हैं आपका कान में। तो ये ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे आपका 3 4 2 1 इस तरह से बन रहा है, आप इसको देख लेना है। अगला क्वेश्चन है कि गढ़वाल एनिसेंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत बार पूछा गया है। गढ़वाल एनिसेंट एंड मॉडर्न पुस्तक के जो लेखक हैं ये हैं साथियों राय बहादुर पातीराम। राय बहादुर पातीराम ने गढ़वाल एनिसेंट एंड मॉडर्न पुस्तक लिखी है। अगला देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस स्थान में सबसे अधिक एकीकृत औद्योगिक संस्थान की इकाइयां हैं? पंतनगर में है, या सैलकुएं में है, या सितारगंज में है, या हरिद्वार में है? तो साथियों हरिद्वार इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए भाग 2 पूरे हो गए हैं। भाग थर्ड है शिक्षण अभिरुचि। तो शिक्षण अभिरुचि पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, कुछ करंट अफेयर्स आएंगे। एडुसेट प्रक्षेपित किया गया था, उपग्रह है ये, एजुकेशन के क्षेत्र में साथियों स्थापित किया गया। और ये किया गया 20 सितंबर 2004 में। तो यहाँ पे 2000 ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा कि इसरो के द्वारा एडुसेट जो प्रक्षेपण है इसे 20 सितंबर 2004 को प्रक्षेपित किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है कठोर शिल्प होता है, या कोमल शिल्प होता है, या कठोर एवं कोमल होता है, या उपयुक्त सभी? ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है दोस्तों, पहला ही राइट हो जाएगा। कठोर शिल्प उपागम होता है ओवरहेड प्रोजेक्टर। अगला देखिए, एजुकेशन विदाउट बर्डन या शिक्षा बिना बोझ की नामक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, किस समिति ने की थी? तो सभी को पता है, यशपाल समिति के द्वारा 1991 या 92 के आसपास है, 93 या 92 के आसपास है साथियों। एजुकेशन विदाउट बर्डन नामक जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वो करी थी यशपाल समिति ने। अगला देखिए, प्राथमिक शिक्षा में शाला त्याग का संबंध किससे है? शाला त्याग तो विद्यालय में साथियों अपव्यय व अवरोधन, जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं या बीच में ही छोड़ देते हैं, तो उस टाइप से ये अपव्यय एवं अवरोधन टॉपिक रिलेटिव है। लेकिन प्राथमिक शिक्षा में शाला त्याग का संबंध था अपव्यय एवं अवरोधन से। अगला देखिए 75, शिक्षा आयोग की रिपोर्ट का क्या नाम था? तो साथियों शिक्षा जो आयोग बना था उसकी रिपोर्ट का नाम था शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। शिक्षा आयोग की रिपोर्ट का नाम क्या था? शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है जिसको सुन नहीं सकते हैं? रेडियो को सुन सकते हैं, टैप रिकॉर्डर सुन सकते हैं, ग्रामोफोन सुन सकते हैं, लेकिन श्यामपट साथियों ये केवल दृश्य
सहायक सामग्री है शिक्षा के क्षेत्र में, टीचिंग के क्षेत्र में, लेकिन श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है श्यामपट्ट या ब्लैक बोर्ड। अगला देखिए, मूल्यों के आधार पे व्यक्तित्व का वर्गीकरण प्रतिपादित किया था। मूल्य के आधार पे कह रहा साथियों, तो इसका सही जवाब है मूल्यों के आधार पर स्प्रेंजर ने व्यक्तित्व के गुणों का, मूल्यों का वर्गीकरण किया था। तो ये क्या थे, जर्मनी के वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे स्पेंजर। अगला देखिए दोस्तों, व्यवहार तकनीकी आधारित है। तो ये व्यवहार, एजुकेशन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, इस टाइप से जो शिक्षा है व्यवहार तकनीकी है, ये है आपका मनोविज्ञान पर आधारित है। किस पे हो जाएगा, मनोविज्ञान पे आधारित। अगला देखिए, मूल्य व्यवहार के निर्धारक कारक हैं। बहुत ही जबरदस्त स्टेटमेंट है दोस्तों। तो मूल्य व्यवहार के निर्धारक कारक है, यह कथन किसने दिया था, लूमीज के द्वारा दिया गया था। याद रखना है, मूल्य व्यवहार के निर्धारक कार्य है। तो यहीं पे आंसर टिक लगा लेना, आधा लॉ है तो लॉ से लूमीज याद रख लेना है। मूल्य व्यवहार के निर्धारक कारक है, तो लूमीज के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया। अगला है फ्रेंड्स 80 वाला, कि विद्यालयों में अनुशासनहीनता के लिए उत्तरदायी कारक कौन है। अनडिसिप्लिन जो कंडीशंस स्कूल्स में पैदा होती है, उसके लिए क्या कारण हो सकते हैं। पहला होगा दोषपूर्ण शिक्षण विधियां। देखिए वहाँ पे जो टीचिंग कार्य किया जा रहा होगा वो संतोषजनक नहीं होगा। दूसरा हो सकता है अध्यापकों में नेतृत्व की कमी। टीचर्स का अपना जो नेतृत्व है, सही टीचिंग से शिक्षण कार्य न करना, बच्चों के दिलों दिमाग में न बसना और अपने विषय का ज्ञान न होना, ये उसके नेतृत्व में कमी डालता है। और मूल्यों की कमी, जो जो वैल्यूज होते हैं शिक्षक की, यदि उन चीज़ों को वहाँ फॉलो नहीं करेगा तो स्वाभाविक है कि उस विद्यालय में अनडिसिप्लिन कंडीशन इन्वायरमेंट वहाँ पे क्रिएट हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कारक हैं विद्यालयों में अनुशासनहीनता के लिए जिम्मेदार कारक हैं। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, प्रधानाध्यापक का मुख्य कार्य क्या होता है। साथियों, विद्यालय होता है और हर विद्यालय में प्रधानाध्यापक होता है, वहाँ का हेड। आजकल देख रहे होंगे ज़्यादातर विद्यालयों में प्रभारी प्रधानाध्यापक रखे गए हैं, लेकिन साथियों जो एक परमानेंट प्रधानाध्यापक होता है, हेड होता है, उस स्कूल की विशेषताएं कुछ और होती हैं। तो प्रधानाध्यापक का जो मुख्य कार्य है क्या होगा, जो स्कूल मैनेजमेंट होगा, पर्यवेक्षण होगा, प्रशासन होगा, सभी चीज़ें होनी चाहिए। विद्यालय में जो हेड का जो मुख्य कार्य है सभी चीज़ों के लिए है, विद्यालय का प्रबंधन करेगा, पर्यवेक्षण करेगा और प्रशासन के बारे में भी सोचेगा। ये सभी वर्क हैं प्रधानाध्यापक के। अगला देखिए फ्रेंड्स की ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। देखिए प्राथमिक एजुकेशन से रिलेटिव है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैब्लिश साथियों ये बोर्ड बनाया गया 1986 में, कहीं पे 87 भी दिख रहा है, ये इसको हम क्लियर कर लेंगे, या 1986 इसको अभी राइट कर लीजिए। तो ये था आपका प्राथमिक, यहाँ पे थोड़ी गलत लिखा है, प्राथमिक शिक्षा से रिलेटिव है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, कि मूल्य ह्रास का एक कारण हो सकता है। साथियों यदि वैल्यूज हैं उनकी वो धीरे धीरे इंक्रीज डिक्रीज हो रही हैं, तो उसका क्या कारण हो सकता है। ज़्यादातर जनसंख्या विस्फोट के कारण मूल्य का ह्रास हो रहा है। अधिक शिक्षा से तो नहीं होगा, धनी होना, वैज्ञानिक जागरूकता, ये 3 कारणों से मूल्य कभी भी समाप्त नहीं हो सकते, लेकिन ज़्यादा जनसंख्या विस्फोट से ये चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। अगला देखिए, शिक्षण के 14 कौशलों को दिया था। टीचिंग में साथियों 14 स्किल्स दिए थे, किसने दिए थे, एलन एवं रेयान ने। एलन एवं रेयान ने टीचिंग स्किलों की संख्या बताई 14। नेक्स्ट देखते हैं 85। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार की प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थी। साथियों जब हमारा देश आज़ाद हुआ तत्पश्चात जो एजुकेशन मिनिस्टर बनाए गए इंडिया के, वो थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम दिया गया है। मानव आवश्यकताओं का सिद्धांत भी आप इसे समझ सकते हैं। तो इसका जो प्रतिपादन किया या दिया वो दिया मास्लो ने। ऑप्शन सी इज वेरी राइट ऑप्शन। और साथियों इनकी एक ग्रंथ थी अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन नामक ग्रंथ भी मास्लो ने प्रतिपादित की। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट सुविधा प्रारंभ हुई थी। इंडिया में साथियों लगभग 1995 में 1995 से ही भारत में इंटरनेट की सुविधा चालू हो गई थी। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, मैं नहीं आप आदर्श वाक्य है। मैं नहीं आप ये आदर्श वाक्य है। साथियों आप लोगों ने राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस पढ़ा होगा, एनएसएस ज्वाइन किया होगा स्कूल लाइफ में, तो वहाँ पे उसका जो आदर्श वाक्य था मैं नहीं आप।
राष्ट्रीय सेवा योजना राष्ट्र की युवा शक्ति के व्यक्तित्व विकास हेतु युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित एवं सक्रिय कार्यक्रम है। तो मैं नहीं आप, आदर्श वाक्य किसका है? राष्ट्रीय सेवा योजना का। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। देखिए, भारत में जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय था वो कौन था साथियों? वो था आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, SNDT महिला विश्वविद्यालय। SNDT महिला विश्वविद्यालय। और हम बात करते हैं इसके फुल फॉर्म की, तो श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकतस्सी महिला विश्वविद्यालय। और साथियों इसका मुख्यालय था दक्षिण मुंबई में। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है? मौलिक अधिकार, तो साथियों ये हुआ था 86वां संविधान संशोधन हुआ था। उसी के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था, जिसके द्वारा कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी या की गई थी। तो 86वां संविधान संशोधन। अगला देखिए, निम्नलिखित आयोगों में से किसने ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया? ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया साथियों राधाकृष्ण आयोग था 1948 वाला। इन्होंने ही क्या कहा कि गांव ग्रामीण विश्वविद्यालय होने चाहिए। क्या होने चाहिए? ग्रामीण। वहीं हम मुदालिर आयोग की बात करें तो 1952-53 वाला है। कोठारी आयोग की बात करें 1966 64 और 66 वाला है। तो ये आयोग थे एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी आयोगों ने एजुकेशन के क्षेत्र में काम किए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है कि ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया था राधाकृष्ण आयोग ने, जिसे कि विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है। अगला देखिए, मुदालियर आयोग का कार्यक्षेत्र क्या था? साथियों मुदालियर आयोग मौ से आप याद रख लेना, माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर कमीशन। और इसके जो फाउंडर थे लक्ष्मण सिंह मुदालियर थे। और 1952 में स्टैब्लिश हुआ मुदालियर कमीशन। और साथियों रिलेटिव है माध्यमिक शिक्षा आयोग से। उच्च शिक्षा की बात करें हम तो उस उच्च शिक्षा पे रिलेटिव है आपका विश्वविद्यालय आयोग, या उसको राधाकृष्ण आयोग भी कहते हैं। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया? साथियों शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे जो भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम था, जिसकी शुरुआत श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जब वो प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने की। और प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने के लिए अटल बिहारी जी 2000 से 2001 में सर्व शिक्षा अभियान जैसे एक कार्यक्रम को लेकर आए। और उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा को हम कैसे बच्चों के सर्वांगीण विकास में वो सहायक हो, कैसे उसका सार्वभौमिकरण हो, उसके लिए उन्होंने पहल करी। तो सर्व शिक्षा अभियान साथियों, सब पढ़ें, इसका जो स्लोगन भी है, नारा भी है, उसको भी आपको याद रखना है। सर्व शिक्षा अभियान शुरू हुआ 2000 से सन 2001 में। अगला है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, अगला देखें हम यहाँ पे कि शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है। साथियों शिक्षण जो स्किल्स हैं, माइक्रो टीचिंग जो स्किल्स होते हैं, उनका विकास किस लिए किया जाता है? तो सीधा ही आंसर को फायर करो, सूक्ष्म शिक्षण द्वारा। जो माइक्रो टीचिंग चलती है, जैसे हम लोग BEd करते हैं या DLEd करते हैं, थ्योरी के साथ वहाँ पे साथियों जब क्लास होता है, टीचिंग वगैरह पढ़ाने का वर्क होता है, उसको कहते हैं माइक्रो टीचिंग। तो हम सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा ही तो एजुकेशन में जो शिक्षण कौशलों को विकसित कर सकेंगे ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। और साथियों वीडियो सुनने वाले ज़्यादातर शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, हम भी एक शिक्षक हैं, इसलिए आप इस बात को समझ सकते हैं, आपको भी ये चीज़ें बेहतर आती होगी। बस साथियों आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाते हुए चलना है, सारी वीडियो देखते रहना है, अपनी तरफ से भी कोशिश करते रहना है। प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या की ओर सबसे पहले ध्यान खींचा था। किसने खींचा था? 1982 हंटर आयोग समिति ने, हर्टोग समिति ने सबसे पहले ध्यान खींचा था प्राथमिक शिक्षा में जो अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या आ रही थी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही जवाब है। अगला देखिए साथियों, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई हमारे देश में कब हुई? आपको इसका आंसर देना है वर्ष 1988 में, जो कि बहुत ही ज़्यादा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की जो प्रारंभ हुआ ये हुआ था हमारा 5 मई 1988 में इसकी स्थापना की गई। और इसका उद्देश्य क्या था कि 2007 तक कम से कम 2007 तक 15 वर्ष से लेकर जो 35 वर्ष आयु वर्ग के जो निरक्षर लोग हैं, उनको व्यावहारिक साक्षरता प्रदान करना और 75% साक्षरता का लक्ष्य भी हासिल करना था,
तब बनाया गया था ये साक्षरता, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। स्टैब्लिश हुआ साथियों 5 मई 1988 में, याद रखना है। और 2007 तक इसका लक्ष्य था कि हमने अपने देश में 15 वर्ष से लेकर 35 आयु वर्ग के सभी जितने भी निरक्षर लोग हैं उनको व्यावहारिक शिक्षा प्रदान करना है, साक्षरता प्रदान करना है, और 75% कम से कम लक्ष्य रखा गया था। अगला है क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की सिफारिश किसने की थी? यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई थी 1956 में। ऑप्शन देखोगे 1953 से इसकी शुरुआत हो गई थी साथियों, लेकिन 1956 में स्टैब्लिश किया गया। और किस आयोग के द्वारा किया गया? तो राधा कृष्ण आयोग के द्वारा। विश्वविद्यालय जो आयोग था राधा कृष्ण आयोग के द्वारा स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 98 कि विद्यालय का आंतरिक अनुशासन संभाला जाता है। विद्यालय का आंतरिक, देखिए भैया, कक्षा में यदि विद्यालय कक्षा की बात, कक्षा का आंतरिक अनुशासन संभाला जाता है। कक्षा की बात होगी तो कक्षा में टीचर्स तो रहता है, टीचर संभालेगा। लेकिन यहाँ पे विद्यालय का आंतरिक अनुशासन संभालने की बात हो रही है तो विद्यालय का जो नेतृत्व करता है एक प्रधानाध्यापक करता है, हेड करता है, प्रिंसिपल करता है। तो प्रिंसिपल का मुख्य दायित्व है कि वो अपने विद्यालय का संचालन सही तरीके से करे, नियम से करे, कायदे कानून में करे। और विद्यालय का आंतरिक अनुशासन संभाला जाता है हेड के द्वारा, प्रधानाध्यापक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एनसीटीई को किस वर्ष एक वैधानिक संस्था घोषित किया गया? एनसीटीई साथियों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एनसीटीई क्या हुआ। नेशनल काउंसिल टीचर्स फॉर एजुकेशन मीन्स राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, इसका हिंदी में फुल फॉर्म हुआ। और ये शिक्षक से रिलेटिव, शिक्षकों के बारे में जो भी चीज़ें, उनकी वेतन से लेकर कितने घंटे पढ़ाने हैं वगैरह वगैरह, सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत हैं। और तो ये कब स्टैब्लिश हुआ? ये हुआ था आपका 17 अगस्त 1995 को, 17 अगस्त, 15 अगस्त के 2 दिन बाद 17 अगस्त 1995 को एनसीटीई स्टैब्लिश हुआ। और उसमें राष्ट्रीय शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के अंतर्गत, अधिनियम था उसमें 1993 के अंतर्गत 17 अगस्त 1995 में स्टैब्लिश हुआ। सॉरी थोड़ी माफी चाहता हूँ। यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा कि एनसीटी को किस वर्ष से वैधानिक संस्था घोषित किया गया, वैधानिक संस्था की बात आएगी तो 1993 में, 1993 बिल्कुल आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 100 वाला, 100 वाला, निम्नलिखित में से किस शहर में एनसीटीई का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है? कहाँ कहाँ पे है इस चीज़ को भी हमें देखना है साथियों। मैंने एलटी की जब तैयारी कराई थी तो वहाँ पे मार्च महीने से आप इस चैनल पे वीडियो उठा लीजिए, प्लेलिस्ट में जाके सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर की गई है। एनसीटी हो गया, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग हो गया, कमीशन होगी, फिर हम करेंगे, लेकिन आप वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। तो क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है साथियों। देखिए जयपुर में है, भोपाल में है, भुवनेश्वर में, चेन्नई में नहीं है। चेन्नई में साथियों एनसीटी का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी है? 4 है कम से कम। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही देखते हैं और इससे आगे देखेंगे हम अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, हर हर महादेव।